हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप कल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। बहुत सारे और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स गो फर्दर। वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाउ। ये जो लॉ है ये क्या बोलता है? द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is about entropy. This is going to tell us a lot about randomness of a reaction. ठीक है? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है दैट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज इन एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज। ठीक है? तो कोई भी चेंज होएगी, स्पॉन्टेनियस चेंज होएगी, उसमें दिस इज द entropy that is going to increase, right? So the entropy of the universe is continuously increasing. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, like Clausius, Kelvin, Planck, but we come to the important topic now, which is the Carnot cycle. So Carnot cycle एक reversible engine है, उसके पास बहुत सारे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस है जो कि ऑल्टर करते हैं इंजन को। तो इंजन फाइनली अपनी ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ हीट है, सोर्स ऑफ हीट, और ये जो सोर्स ऑफ हीट है इसका जो टेम्परेचर है दैट इज T2। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू एब्जॉर्ब एनर्जी। तो हीट Q2 ये एब्जॉर्ब करके इट इज गिवन टू द इंजन, और फिर उसके बाद इसका एक सिंक होता है which is at T1। सो ओवर हियर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वर्क होगा, वर्क इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q2 माइनस Q1, राइट? इसमें से न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। तो एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की क्या हो गई? when we are talking of efficiency, efficiency will be equal to work upon heat absorbed। ठीक है? अब एफिशिएंसी को हम ईटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट मीन्स वर्क अगर Q2 माइनस Q1 है तो Q2 माइनस Q1 अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड इज गोइंग टू बी Q2। ऑल राइट, एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड कि ईटा दैट इज इक्वल टू Q2 minus Q1 upon Q2, which is in turn also equal to T2 minus T1 upon T2. Okay. Now, अगर T2 की value is greater than T1, so in that case, eta will be less than 1. So it is impossible to convert heat into equivalent amount of work without any compensation. Right? So this is what the Carnot cycle tells us. More important over here for our exam is entropy. एंट्रोपी को हम लोग S के साथ डिनोट करते हैं, और एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है? तो अगर हम लोग एंट्रोपी ले तो यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी क्या हो जाते हैं? यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी दैट इज जूल्स पर मोल पर केल्विन। And also remember that it is a state function। और जो चेंज इन एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी, सो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया? डेल्टा S, which is equal to S final
minus S initial. All right, this is what entropy is. Now, अगर हम लोग बोलते हैं कि एंट्रोपी चेंज हमको कैलकुलेट करनी है फॉर एन आइडियल गैस अंडर डिफरेंट कंडीशंस, सो डेल्टा एस, ये सारे आपके न्यूमेरिकल के लिए रिलेशंस हैं. डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी नेचुरल लॉग ऑफ T2 upon T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ V2 upon V1. ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो हैं दीज आर टू वेरिएबल्स. नाउ डेल्टा एस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. So it will be equal to Cp, heat capacity at constant pressure, natural log of T2 upon T1 plus R natural log of P2 upon P1. ठीक है, अगेन यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स हैं इन द सेकेंड वन, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर. इफ यू आर लुकिंग एट आइसोथर्मल प्रोसेस, so for isothermal process delta T is equal to 0, this we know. तो डेल्टा S क्या हो जाएगा फिर? डेल्टा S that will be equal to R natural log of V2 upon V1 is equal to R natural log of T2 upon T1. Okay, now अगर हम लोग लेते हैं isobaric process, then for isobaric process हमें पता है कि डेल्टा P is equal to 0. Therefore, delta S that will become equal to Cp natural log of T2 upon T1. And for isochoric process, we know that delta V is equal to 0. Therefore, delta S will become Cv natural log of T2 upon T1. So this is what we have in today's topic. I hope you have understood. ये सारे के सारे relationships जो हैं ये बहुत important है. And in our next class, we are going to go on to one of the most important topics of thermodynamics. One of the most asked questions from thermodynamics is the Gibbs free energy. Till that time, keep revising.